नमस्कार, आदाब। मैं ओम प्रकाश लोहार। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारे जो राजस्थान परिचय के टॉपिक हैं वो लमसम 2-3 हो चुके हैं। परिचय लमसम हो चुका है। आज अपन देखेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो आइए देखते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। मित्रों, राजस्थान का जब हम एकीकरण पढ़ेंगे तो सबसे पहले एकीकरण को समझने के लिए इसके थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो अपन बात करेंगे सन 1945, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। सन 1945 में इंग्लैंड के अंदर चर्चिल की सरकार थी और चर्चिल की सरकार के दौरान वहां पर चुनाव हुए और आम चुनाव जब हुए 1945 में, तो वहां पर लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार बनी। जब लेबर पार्टी की सरकार बनी, एटली के नेतृत्व में, एटली ने घोषणा की कि जब मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं भारत को आजाद कर दूंगा और उनकी जो सत्ता है वो भारतवासियों को मैं सौंप दूंगा। इसके बाद में जब एटली वहां के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तत्कालीन समय में तत्कालीन भारत के वायसराय वेवेल को इंग्लैंड बुला लिया गया। इंग्लैंड बुलाया वेवेल को और वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय बनकर भारत आए। ठीक है मित्रों, तो राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसे बनी ये बताने जा रहे हैं। तो जब वायसराय बनकर वो लॉर्ड माउंटबेटन आए तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा हुई। भारत के विभाजन की घोषणा हुई। माउंटबेटन के नेतृत्व में ही भारत विभाजन की घोषणा 3 जून के दिन हुई। अब आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत जो है वो 565 देशी रियासतों में लमसम 560 भागों में बटा हुआ था। इन सब को एक करने के लिए, अखंड भारत का निर्माण करने के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में इसके एक माह बाद, बोले तो लमसम 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना की गई। किस विभाग की? रियासती विभाग की स्थापना की गई। ये जो रियासती विभाग है इसकी स्थापना इसलिए की गई कि संपूर्ण जो देश है वो 565 टुकड़ों में बटा हुआ था। इस संपूर्ण देश को एक अखंड भारत या अखंड रूप देने के लिए, इन सबको एकत्रित करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। इसका जो अध्यक्ष है वो सरदार पटेल को बनाया गया। अध्यक्ष सरदार पटेल बने और इसके सचिव थे V.P. मेनन को बनाया गया। इन दोनों के भरपूर प्रयास परंत ही अखंड भारत का निर्माण संभव हो पाया। इसके बाद अपन देखेंगे राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो इसको अपन सारणी के माध्यम से समझेंगे। राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से, कितने चरणों में, कैसे हुआ, किन किन व्यक्तियों का इसमें योगदान रहा। तो आइए देखते हैं राजस्थान का एकीकरण। मित्रों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर हुआ। ये प्रक्रिया कहां से कहां तक चली, कितना इसमें समय लगा और कौन कौन से क्षेत्र जोड़े गए, तोड़े गए, निकाले गए, जोड़ तोड़ के 1 नवंबर 1956 तक ये प्रक्रिया कैसे चली, इसको अपन एक सारणी के माध्यम से समझेंगे।
देखो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। अब ये 7 चरण कौन कौन से थे, क्या क्या इनके नाम रखे गए वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मत्स्य संघ। मित्रों, मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 के दिन हुआ था। 4 बड़ी रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को मिलाकर के एक संघ बनाया गया जिसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। इसके नाम को लेकर कभी बात आए तो मत्स्य संघ जो नाम है वो M.K. मुंशी की सिफारिशों पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। दूसरी बात, इस संघ का निर्माण लोहागढ़ दुर्ग, फेमस दुर्ग भरतपुर के अंदर जो लोहागढ़ दुर्ग है उस लोहागढ़ दुर्ग में हुआ। पहली बात यह है कि पहला संघ बना मत्स्य संघ वो 18 मार्च 1948 को बना। इसमें बड़ी 4 रियासतें मिलाई गई। राजधानियों की अगर बात की जाए तो मैं जिस रियासत पे गोला कर रहा हूँ वो ही उसकी राजधानी है। अलवर को राजधानी बनाया गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे प्रधानमंत्रियों की, किन किन संघों के कौन कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, कौन राज प्रमुख बने और कौन कौन व्यक्ति उद्घाटनकर्ता के रूप में आए। उद्घाटनकर्ता, इन तीनों के भी नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चारों को एक बना करके एक संघ का निर्माण किया गया मत्स्य संघ। और इसके प्रधानमंत्री बने, इनके प्रधानमंत्री बने शोभा राम कुमावत। शोभा राम कुमावत को मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। राज प्रमुख बने उदयभान सिंह। उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री थे NV गौडगिल, बोले तो नरहरि विष्णु गौडगिल, NV गौडगिल को बुलाया और उनके द्वारा ही मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, इस मत्स्य संघ का निर्माण करके इसको अलग रख दिया गया। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ रही है? मत्स्य संघ को एक संघ बनाया और अलग से रख दिया गया। दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। मित्रों, पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण राजस्थान की 9 बड़ी रियासतों को मिलाकर के किया गया। और 9 रियासतें कौन कौन सी थी और कब इसका इनको सम्मिलित किया गया तो देखेंगे 1825, उसी महीने में कुछ ही दिन बाद में उसी सन में 25 मार्च 1948 को 9 रियासतें, बोले तो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ और टोंक, 3, 3, 6 और शाहपुरा, इन 9 रियासतों को मिलाकर के पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 के दिन कर दिया गया। और इसकी राजधानी जो है वो कोटा को बना दी गई। अगर प्रधानमंत्री की बात आए तो पूर्वी राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री है एस गोकुल लाल आशावा, गोकुल लाल आशावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। और भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह इसके राज प्रमुख बने। और साथ ही उद्घाटनकर्ता के रूप में NV गौडगिल को बुलाया जाता है। तो दोनों ही संघों के जो उद्घाटनकर्ता हैं वो गौडगिल ही हैं, बल्कि प्रधानमंत्री गोकुललाल आशावा को और राज प्रमुख भीम सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया। इसके बाद अपन ध्यान देंगे
पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण हो चुका है। इससे पहले मत्स्य संघ बना करके अलग पार्ट एक रख दिया गया। तीसरी बात आती है संयुक्त राजस्थान की। तीसरा जो पार्ट बना एकीकरण का वो था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का निर्माण 18 अप्रैल 1948 को। तीनों जो संघ है वो एक ही सन में बनते हैं, 48 और 48 सिर्फ महीने और डेटों का फर्क है। तो 18 मार्च को मत्स्य संघ, 25 मार्च को पूर्वी राजस्थान संघ और 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। इसमें ये जो पूर्वी संघ है, पूर्वी राजस्थान संघ 2 नंबर वाला संघ, इसके अंदर बहुत बड़ी रियासत मेवाड़ रियासत बोले तो उदयपुर को सम्मिलित किया गया। इस रियासत में उदयपुर को, इस संघ में उदयपुर रियासत को विलय किया गया और नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान और राजधानी उदयपुर को रख दी गई। और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया और गोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। बात करते हैं उद्घाटनकर्ता, तो 2 में तो गोडगिल आए थे और तीसरे में आए थे चाचा नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को उद्घाटन के लिए बुलाया गया। अगली बात करते हैं वृद्ध राजस्थान। आपको पता है हम साल में हर बार 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो अपन 30 मार्च, देखो यहाँ पर सन चेंज होगी, 1949, 30 मार्च 1949 संयुक्त जो राजस्थान बना था, संयुक्त राजस्थान, इसके अंदर 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई। कैसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनको मिलाया गया संयुक्त राजस्थान में और नाम रखा गया वृद्ध राजस्थान। ये घटना हुई है 30 मार्च 1949 के दिन और राजधानी इस दिन रखा गया जयपुर को। और इसके जो प्रधानमंत्री है वो बने थे हीरालाल शास्त्री, जो कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और इसका जो राज प्रमुख है वो बना मान सिंह। देखो मान सिंह में भी ध्यान रखना, मान सिंह सेकंड है, नहीं कि फर्स्ट तो वो था अकबर का सेनापति, सेकंड ये गायत्री का पति, ठीक है, महारानी गायत्री का। और उद्घाटन के लिए यहाँ पर पटेल साहब को बुलाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके बाद में आपको उद्घाटनकर्ता को ध्यान में नहीं रखना है, इन चीजों को वैसे ही रखना है। आगे की प्रोसेस क्या है वो देखनी है। देखो वृद्ध जो राजस्थान बना, इसके बाद में जो अगला संघ बना उसे बृहत्तर राजस्थान कहा गया, बृहत्तर राजस्थान। इसमें क्या हुआ, देखो ये जो डेट है वो आती है 15 मई 1949 की। देखो तीनों 48 में है और 2 49 के अंदर है, और 30 और 15 को ध्यान में रखना, मार्च मई को ध्यान में रखना। 15 मई 1949 को वृद्ध राजस्थान की स्थापना हुई। कैसे? देखो बृहत्तर राजस्थान की स्थापना वृद्ध राजस्थान के साथ में मत्स्य संघ को मिलाया गया। मैंने कहा ना ये ऊपर वाला बना के छोड़ दिया गया स्वतंत्र, अब आज इसको यहाँ पे ऐड करते हैं मत्स्य संघ को। मत्स्य संघ को यहाँ ऐड किया गया। जयपुर को राजधानी, हीरालाल शास्त्री वैसे रहेंगे, यही वैसे रहेंगे, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो वृद्ध राजस्थान और मत्स्य को मिला के बृहत्तर राजस्थान की स्थापना कर दी गई। अगली जो बात आती है वो आती है राजस्थान। संवैधानिक तौर पर राजस्थान का नाम राजस्थान पहली बार आया कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 के दिन राजस्थान को संवैधानिक तौर पर राजस्थान नाम दिया है। और देखो अब आगे प्रोसेस क्या रही, जो बृहत्तर राजस्थान बन गया था, बृहत्तर राजस्थान के अंदर संपूर्ण सिरोही को मिलाया, लेकिन आबू व दिलवाड़ा को नहीं मिलाया गया। ध्यान देने योग्य बात है। राजस्थान के अंदर 26 जनवरी 1950 को बृहत्तर राजस्थान में सिरोही तो मिलाया गया, सिरोही का क्षेत्र, लेकिन आबू और दिलवाड़ा को मुंबई प्रांत में मिलाया गया। इस बात को लेकर
यहाँ के जो लोग हैं वो नाराज हुए और अगली ही चरण में बोले तो 7वां चरण है, जो कि वर्तमान राजस्थान नाम दिया गया, वर्तमान राजस्थान। ये प्रक्रिया हुई 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठित आयोग फजल अली समिति के तहत। क्या किया गया, जो राजस्थान बना था उसमें एक बदलाव किया गया। क्या, सिरोही मिलाने पर दो जो चीजें छोड़ी गई थी, पहले तो आबू और दिलवाड़ा को मिलाया गया, उसके बाद में मेरवाड़ा अजमेर जो चीफ कमिश्नर इलाका था उसको मिलाया, साथ ही मध्य प्रदेश की एक जगह है सुनेर ठप्पा जो राजस्थान में मिलाई गई, लेकिन माइनस भी हुआ एक चीज, और वो हुआ कोटा का सिरोंज क्षेत्र। कोटा का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। ध्यान रहे, सिरोही मिलाई लेकिन आबू और दिलवाड़ा को नहीं मिलाया, लेकिन अंतिम जो चरण था उसमें आबू दिलवाड़ा के साथ साथ में मेरवाड़ा अजमेर को मिलाया गया, साथ ही मध्य प्रदेश का सुनील ठप्पा राजस्थान में लिया गया, बल्कि कोटा का सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के बाद में अपन देखें, थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं। और इसमें देखो संघों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद में 18-25-18 देखो 18 मार्च में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। 18-25 मार्च कर लेंगे, 1988 कर लेंगे, क्योंकि एक ही महीने की बात है। बस अगले महीने की 18 तारीख को ध्यान में रखना है। 15 और 30 को आधे कर लेंगे, मई से मार्च, मई से मई, दोनों एक ही सन में रहेगी, ध्यान रखें। 26 जनवरी देखो इम्पोर्टेंट दिन है 1950 का, वो आपको वैसे याद रह जाएगा। और अंतिम वाला तो 1 नवंबर 1956 सारे लोग जानते हैं। बस ध्यान रखना है कि छोटी सी बात है, मैं तो माँ अम्मा मंजन करती है, मंजन, मामा अम्मा मंजन करती है। इसके साथ ही ABCD को आप ध्यान में रखेंगे, ABCD ये चारों आ जाएंगे। और इसके देखो सीधा सा बन जाएगा बाबू, झाड़ू, की को पर साटो, तो ऐसा बन जाएगा बाबू झाड़ू की को पर साटो। इस सूत्र से आप ध्यान में रख लेंगे। और प्रधानमंत्री की जो है इसको आप ध्यान रखेंगे, S गोकुल का G हो जाएगा, M हो जाएगा और इसका H हो जाएगा, तो SGMH ये सूत्र है, वो है प्रधानमंत्रियों का। साथ ही ध्यान रखेंगे राज प्रमुख का उदय, भीम, भोपाल, मान, तो इसका हो जाएगा उदय, भीम, भोपाल, मान, उदय, भीम, भोपाल, मान, ये सूत्र हो जाएगा राज प्रमुखों का। और गोडगिल चाचा पटेल हो जाएगा इनका। इसी के साथ में अपन ध्यान रखेंगे, जब एकीकरण हुआ था तो 3 ठिकाने थे जिनका नाम है भाई शॉर्टकट में कहे तो नकुल। तो सबसे पहले जो ये अपना था अलवर के साथ में नीमराणा ठिकाने को जोड़ दिया गया, और बांसवाड़ा के साथ में कुशलगढ़ को ले लिया गया, और कुशलगढ़ के बाद में जो लावा ठिकाना रहा वो जयपुर के साथ में ऐड कर लिया गया। तो तीनों ठिकाने ही इनके साथ में एडजस्टमेंट कर लिए गए। आगे बात करते हैं एकीकरण की। तो सबसे पहले देखते हैं उन शासकों को, देखेंगे जो अपने आप में अजीबो गरीब रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एकीकरण के समय, एकीकरण के दौरान अगर पूछ लिया जाए अपंग शासक कौन था, तो अपंग का आप ध्यान रखेंगे भोपाल सिंह जो थे मेवाड़ के, भोपाल सिंह ये एकमात्र अपंग शासक थे। कौन थे? अपंग शासक थे। अगर पूछ लिया जाए ऐसे कौन से शासक थे जो पाकिस्तान के अंदर जाना चाहते थे, पाकिस्तान में जाना चाहते थे, तो आप ध्यान रखेंगे जोधपुर के शासक, जोधपुर के हनुमंत सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में ले जाना चाहते थे। अच्छा, बात की जाए ऐसे कौन से थे जो एकीकरण के समय विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे।
तो आप ध्यान रखेंगे विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे बीकानेर के शार्दुल सिंह ने। बीकानेर के शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। और अगर अंतिम पूछ ले, अंतिम शासक जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो वो थे धौलपुर के शासक उदयभान सिंह। अगर डेटे पूछ ले तो 7 अगस्त के दिन तो इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे और 14 अगस्त के दिन धौलपुर के शासक ने हस्ताक्षर कर दिए थे। और इसी के साथ में एक बात ध्यान में रखेंगे, किसने कहा था, किसने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये कहा था बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। एक अंतिम बात और ध्यान में रखेंगे, एकमात्र शासक एकीकरण के समय जेल में थे। एकीकरण के समय देखो अलवर के जो शासक थे, अलवर के तेज सिंह, ध्यान रखेंगे अलवर के तेज सिंह जेल में बंद थे। क्यों? क्योंकि वो महात्मा गांधी वाला जो मैटर था हत्या का, उसमें वो दोषी पाए गए थे। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये जो मेन ऐसे अपंग कौन था, भोपाल सिंह था, कौन ले जाना चाहते थे और पाकिस्तान में, और सबसे पहले और सबसे अंतिम हस्ताक्षर किसने किए, किसने कहा मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, कौन था जो जेल में था। इसके बाद में रियासतों का जो मैटर है वो देखते हैं। रियासतों को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी छोटी रियासत देखते हैं। देखो रियासत का जब एकीकरण हो रहा था उस समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, वो थी जोधपुर की रियासत। और सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा। और सबसे प्राचीन जो रियासत थी, सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी मेवाड़ की रियासत। और सबसे नवीनतम जो रियासत थी वो थी झालावाड़। तो इन चारों को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ी, सबसे पुरानी, सबसे छोटी और सबसे नवीनतम रियासतें कौन सी थी? तो जोधपुर, शाहपुरा सबसे छोटी और प्राचीन मेवाड़ थी, और नवीनतम झालावाड़ रियासत थी। ऐसी कौन सी रियासतें थी जो भाषा के आधार पर यूपी में जाना चाहती थी? तो यूपी के अंदर जाने वाली 2 रियासतें थी। एक तो थी धौलपुर और दूसरी थी भरतपुर। धौलपुर और भरतपुर ऐसी रियासतें थी जो भाषा की भिन्नता के कारण वो यूपी के अंदर जाना चाहती थी। रियासती विभाग के अनुसार, देखो ध्यान रखने योग्य बात है, रियासती विभाग के अनुसार एक शर्त रखी गई। रियासती विभाग के अनुसार कौन कौन सी रियासतें थी वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो देखो ध्यान देने योग्य बात है, जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से अधिक थी, 1 करोड़ से अधिक, वह जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी, वे रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रियासती विभाग के अनुसार वो रियासतें अपना स्वतंत्र
अस्तित्व रख सकती थी, जिसकी वार्षिक आय कम से कम 1 करोड़ रुपए हो और जनसंख्या उनकी कम से कम 10 लाख से अधिक हो। और इस प्रकार के राजस्थान में देखा जाए तो 4 रियासतें थी। सबसे पहले अपन देखते हैं जोधपुर। जोधपुर उस शर्त को संपूर्ण करने में सक्षम थी। दूसरी जयपुर जो रियासत थी कछावा रियासतों, वो इस शर्तों को पूरा करती थी। और तीसरी जो रियासत थी वो थी बीकानेर, और चौथी जो रियासत थी वो थी उदयपुर। ये चारों रियासतें ऐसी थी राजस्थान की जो इस शर्त को पूर्णतः पूरा करने में सक्षम थी। इसके बाद में आगे का जो है वो देखते हैं। मित्रों, एकीकरण के दौरान 3 समितियां बनी। ध्यान में रहें, 3 समितियां कहां कहां बनती है और किस संदर्भ में वो कार्य करती है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। 3 समितियां बनी। सबसे पहले बात करते हैं अपन सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति। दूसरी जो समिति थी उसका नाम था शंकर देव समिति। और तीसरी जो समिति बनी वो थी फजल अली समिति। ध्यान रहे किस समिति ने किसके संदर्भ में कौन सा कार्य किया है वो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सत्यनारायण राव समिति, आपको मैंने बताया था वृद्ध जब राजस्थान की स्थापना की गई थी 30 मार्च को, उसमें जब राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था तो जयपुर को राजधानी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर बनाई गई। और मैंने बात की थी आपको बृहत्तर राजस्थान के अंदर जब मत्स्य संघ का विलय किया गया था तो मत्स्य संघ का विलय शंकर देव समिति के सिफारिशों पर किया गया था। आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष फजल अली थे और फजल अली के नेतृत्व में ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और संपूर्ण जो राजस्थान अभी वर्तमान में है वो अस्तित्व में आया। इसके बाद में देखें, आपको मैं पहले बता चुका हूँ 3 जो ठिकाने थे, ठिकाने नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ये तीनों, नीमराणा अलवर का क्षेत्र था और कुशलगढ़ जो है वो था बांसवाड़ा का क्षेत्र, और इसके बाद में लावा जो है ये जयपुर का क्षेत्र था। और इसको पहले संघ में और इसको दूसरे संघ में और इसको चौथे संघ में विलय कर लिया गया। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं समितियां हो गई, ठिकाने हो गए। अब देखते हैं जब एकीकरण हुआ था तो राजस्थान में रियासतें कितनी थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जब 18 मार्च 1948 के दिन अपना एकीकरण स्टार्ट हुआ था, ये चला था 1 नवंबर 1956 तक। अब देखो टाइमिंग निकालो इसकी, देखो इसकी टाइमिंग जब निकालते हैं रीजनिंग के अनुसार तो आपको ज्ञात होता है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 14 दिन ये जो समय है ये एकीकरण के पूरे होने में लगा था। जो 7 संघ बने थे वो बनने के बनाने के लिए जो समय हुआ था वो समय था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इसके बाद अपन ध्यान रखेंगे राजस्थान के अंदर उस समय राजस्थान में 3 ठिकाने और 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी जो कि इस प्रकार से थी। देखो 19 रियासतों में 16 जो रियासतें थी, 16 रियासतें, 16 रियासतों पर राजपूतों का आधिपत्य था, राजपूतों के अधीन थी। देखो मित्रों, राजस्थान राजपूतानाओं का क्षेत्र रहा है तो सबसे ज्यादा जो यहाँ के शासक थे वो राजपूत थे। इसके बाद में 2 रियासतें जाटों की थी और ये रियासतें थी भरतपुर,
जो कि जाटों का इलाका था, वहाँ के शासक सुरजामल थे, और एक जो थी वो थी धौलपुर। ये दोनों रियासतें जाटों की रियासत थी, यहाँ के जो शासक थे वो जाट राजा थे। और एक रियासत थी राजस्थान में, एकमात्र जो रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी, रियासत मुस्लिम रियासत थी, ये मुस्लिम रियासत थी टोंक। टोंक को आज नवाबों की नगरी कहा जाता है। टोंक में पहले बहुत बड़े जो ये होते हैं ना बूचड़खाने वगैरह, ऐसे बहुत हुआ करते थे। कहते हैं कि कुछ ही दिन पहले तक यहाँ तक ऊँटों की बलि दी जाती थी, आज उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। टोंक के नवाब बहुत फेमस थे। 16, 2, 8 ये कुल मिलाकर 19 रियासतें राजस्थान में थी। इसी के एकीकरण के संदर्भ में अब एक बात बची है, वो देख लेते हैं। एकीकरण के संदर्भ में जब 1 नवंबर 1956 में राजस्थान अपने अस्तित्व में आया, तो कहते हैं 7वें संविधान संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत पहले जो राज प्रमुख थे, प्रधानमंत्री थे, उनके पदों को हटा दिया गया। प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पद किया गया। और पहले मुख्यमंत्री मनोनीत मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हीरालाल शास्त्री बने थे। और जो राज प्रमुख का स्थान था, राज प्रमुख, उसको हटाकर राज्यपाल पद का सृजन किया गया। और पहले जो राज्यपाल बने राजस्थान के वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। और देखो मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रथम में भी अलग अलग बातें होती है। मनोनीत प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। और पूछ लें पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे, तो वो थे टीकाराम पालीवाल। अगर सर्वाधिक समय तक रहे तो वो थे मोहन जी सुखाड़िया या मोहनलाल सुखाड़िया। ये सबसे लंबे समय तक, लमसम 18 वर्षों तक ये राजस्थान के सीएम रहे। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो के साथ में जल्द ही हाजिर होंगे आपके सामने।